Hey guys, welcome to PM पाठशाला in 2024. So guys, सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024। कुछ चंद लाइनें आप सभी के लिए कि शब्दों का कंगन, दुआओं का धागा, खुशियों का तिलक, सफलता का साया, यही हो आपके नए साल का एक नया आयाम। आप सबको इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा हर तरह के सुख आपको दे, जैसा आप चाहते हैं वैसा वैसा हो जीवन में, हर उपलब्धि आपको प्राप्त हो। सो मे अलमाइटी ब्लेस यू ऑल। तो उसी के नए साल के नए आगाज़ में गाइस, कल्चर का गाइस हमारा जीआई टैग्स का जो एक पोर्शन रह गया था, लेट्स डिस्कस दैट। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जीआई टैग्स का क्वेश्चन हर साल कहीं ना कहीं से आ जाता है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग करके कॉलम्स फिल करने के लिए। तो आपको डेफिनेटली एक दो किसी ना किसी एग्जाम में पकड़ लेगा, या आप जो राइटिंग द मेंस जब आप लिखोगे, आंसर लिखोगे, वहाँ पर भी आपका हेल्प करेगा। तो लेट्स डिस्कस दिस पोर्शन ऑल्सो। सो गाइस, जीआई टैग्स के बारे में ध्यान रखना है। वेरियस प्रोडक्ट जो उत्तराखंड के थे, ध्यान रखना, उत्तराखंड स्टेट आप जानते ही हैं। वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम उत्तराखंड, उनको जीआई टैग्स मिला है। ठीक है। अब ये जीआई टैग्स मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। जीआई टैग बेसिकली, जीआई जो है एक तरह का साइन है जो प्रोडक्ट में यूज करा जाता है। उससे ये पता चलता है ये किस ज्योग्राफी से आया है, किस रीजन से ओरिजिन हुआ है, इसमें कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन सी रेपुटेशन है, इसके ओरिजिन का प्लेस कहाँ पर है। ये सब चीजें आपको जीआई लगते ही ये पता चल जाता है। जीआई का मतलब ही यही है, जीआई का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ही यही है कि किस जगह से प्रोडक्ट ओरिजिनेट हुआ है। तो ये हमें जरूर याद रखना है। अच्छा, उसके बाद याद रखो, जीआई जो है हमारे, वो एक तरह के पार्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए कि जीआई एक तरह का आईपीआर होता है। कोई स्टेट अगर ऐसे मान लो राजकुल्ला अगर वेस्ट बंगाल का जीआई उसे मिल गया है तो वो आईपीआर हो गया उनका, फिर कोई दूसरा स्टेट उस चीज को क्लेम नहीं कर सकता। अच्छा, याद रखना ये कहाँ से आया, दैट कम्स अंडर द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर आर्टिकल 22 से 24 में है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट। और ये कहाँ से आया था, उरुग्वे राउंड हो रहा था गार्ट नेगोशिएशंस का, वहां पर कंक्लूड करके इसको डाला गया है। तो ट्रिप्स के आर्टिकल 22 से 24 को इसको कवर किया गया है। देखो, इंडिया में जो जीआई रजिस्ट्रेशन है ना गाइस, ये जीआई एक्ट है 1999 का, जिसका नाम है जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। उसके अंडर इस एक्ट को डाला गया है। जीआई रजिस्टर करने का मतलब है कि जीआई किस किस प्रोडक्ट में दिया जाता है। कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, फूड स्टफ हो, वाइन या स्पिरिट ड्रिंक्स हो, या आपका हैंडीक्राफ्ट हो, या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, इन सभी पे दिया जाता है आपको। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ड्यूरेशन क्या होती है। अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाए तो याद रखना उसका वैलिड 10 साल तक उसका पीरियड को वैलिडिटी मानी जाती है। हर 10 साल के बाद उसको रिन्यूअल फर्दर पीरियड के लिए कराना पड़ता है। इसमें जो नोडल मिनिस्ट्री काम करती है वो कौन है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये काम होता है। सिग्निफिकेंस क्या है कि लीगल प्रोटेक्शन देता है कि कोई भी अनऑथराइज यूज ना हो। और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए आपने देखा होगा, जब अभी G20 की समिट थी तो आपको याद है गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा था रिटर्न गिफ्ट में। उसमें बहुत सारे क्या थे, जीआई टैक्स के प्रोडक्ट ही थे, बेसिकली सैफरन या जितने भी थे हमारे दूसरे जितने स्टेट्स के हैं। तो आज समझो उत्तराखंड में कौन कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है उत्तराखंड की बेरीनाग टी। यानी कि जिनको चाय का शौक है तो ये वाली चाय भी वो बच्चे ट्राई करें। ये किससे मिलती है, जो हिमालयस के वाइल्ड में जो लीव्स प्लांट की होती है ना, उनसे निकाला जाता है। क्यों ये इसको दिया जा रहा है, इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट, फ्लेवर बड़ा जबरदस्त है, मतलब अलग सा है। अच्छा, इसका बेरीनाग नाम क्यों पड़ा इस टी का, क्योंकि यहीं पर एक बेरीनाग टेम्पल है जो नाग देवता को डेडिकेटेड टेम्पल है। और ये कहाँ पर है, ये आपके उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये वाली चाय मिलती है। अच्छा, दूसरा उत्तराखंड के दूसरे प्रोडक्ट को दिया गया है जीआई टैग, जिसका नाम है उत्तराखंड का बिज्जू बूटी निटल फैब्रिक्स। यानी कि प्लांट के फाइबर से निकाला जाता है। इसके अंदर एक अजब सी यूनिक एबिलिटी होती है कि ये हवा को इनसाइड ले लेता है और नेचुरल इंसुलेशन का काम करता है। आइडल है, मतलब ये विंटर्स और समर दोनों की क्लोथिंग के लिए ही इसको आइडल माना जाता है। तो सोचो आप। उसके बाद इसमें हाई फाइबर यील्डिंग वेराइटी है। ये गढ़वाल रीजन में मिलता है, पेरिनियल है, परमानेंट है, इंसेक्ट है, रेजिस्टेंस क्रॉप भी है। यानी देखो, एक तो क्लोथिंग में इसका काम यूज हो रहा है,
दूसरा, ये पेरिनियल है, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस वाला क्रॉप है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अच्छा, उत्तराखंड का एक मंडुआ है, ये एक फिंगर मिलेट है, जो आपके गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में मिलती है। वहाँ के लोग इसको रोज सुबह नाश्ते में खाते हैं, स्टेपल फूड है उनका ये। सुपर सीरियल है, ये फाइबर से बना है, प्रोटीन से बना हुआ है मंडुआ, याद रखना। और इसमें कई विटामिन एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, याद रखना। इट कैन बी यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्रेन के रूप में भी यूज होती है और फॉरेज के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है मंडुआ का। याद रखना क्या है, फिंगर मिलेट। अभी 2023 से हम बाहर आ रहे हैं, 2023 में हमने क्या कौन सा ईयर बनाया था, मिलेट ईयर, ठीक है। अच्छा, अब आता है उत्तराखंड का झंगोरा। झंगोरा का मतलब है होम ग्रोन मिलेट, कॉमनली जो आपके रेन फेड एरियाज उत्तराखंड में मिलती है। बहुत ओल्डेस्ट फूड नोन है आपका, ये उत्तराखंड की वैली में मिलता है। इतने जबरदस्त न्यूट्रिशन प्रोफाइल है इस ग्रेन का कि मजा आ जाएगा आपको। कुमाऊं गढ़वाल रीजन में है, बहुत जबरदस्त इसमें कैल्शियम होता है, फाइबर का कंटेंट है कि वो आपके ब्लड प्रेशर को, शुगर लेवल के कंट्रोल करके रखता है। ये झंगोरा का काम है, याद रखो झंगोरा, ये भी एक तरह का क्या है, मिलेट है। तो बहुत सारे मिलेट यहाँ मिलते हैं, देखो ना यहाँ पे आप देखो पहाड़ी लोग क्यों इतने स्वस्थ होते हैं, क्योंकि वो यही सब चीजें खाते हैं। उसके बाद इन्हीं के रीजन का एक होता है उत्तराखंड का गाहत। गाहत में क्या होता है, ये ड्राई रीजन में मिलता है, पल्सेस ग्रो की जाती हैं। और इसका फायदा क्या है, ये आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल फिजिशियन इसको मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। इसमें बड़ा जबरदस्त फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मिनरल, विटामिन होते हैं। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी हाइपोग्लाइसेमिक है, और इसमें इतना जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है कि आपको बहुत स्वस्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद एक तरह के लाल चावल होते हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड के लाल चावल जो होते हैं, रेड राइस, एक बारी आए भी थे मेरे पास ये रेड राइस, तो इनका जो न्यूट्रिशियस किस्म के होते हैं बहुत ज़्यादा, और परोला रीजन में मिलते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ हो ना, या किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, रेड राइस खाने चाहिए उनको, लाल चावल। हैवी रेन हाई एल्टीट्यूड रीजन में मिलते हैं ये। इसका टेक्सचर और फ्लेवर ऐसा ज़बरदस्त होता है, नटी फ्लेवर्स होता है, फर्म टेक्सचर होता है इसका, ऐसे मिलते हैं ये लाल चावल। उसके बाद उत्तराखंड का काला भात। काला भात ये क्या, किसको बोलते हैं, ये ना 12 क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करके 12 अनाज कहते हैं इसको। इसमें मिलेट, बीन्स, पल्सेस सारे होते हैं, सेम फील्ड पे उगाए जाते हैं रेन फेड कंडीशन में। बड़ा जबरदस्त, मतलब इसमें बैलेंस डाइट आप एक तरह से काला भात को कह लो। प्रोटीन और आयरन बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। मीट का सब्स्टिट्यूट है वेजिटेरियन लोगों के लिए, मतलब जो लोग मीट नहीं खाते, इफ यू आर अ वेजिटेरियन बंदा, तो फिर तो आप उत्तराखंड का काला भात खा लो। आपकी जो भी कमियां है ना, किस तरह की कमी, आयरन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, काला भात से आपकी दूर हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स आपका इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च होता है क्योंकि इसके अंदर, उत्तराखंड का काला भात। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड का माल्टा फ्रूट। यानी कि माल्टा फ्रूट में क्या है, सिट्रस फ्रूट की तरह होता है। चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग के अंदर बड़ा उगाया जाता है ये। दूसरा, कई जगहों पर इसका देखा जाता है। इसका हाई जेनेटिक वेराइटी है, स्वीट होता है, मीठा मीठा होगा, और कई सारे कलर फ्रूट की तरह होता है ये। और सनशाइन में तो बड़ा बर्स्ट तरीके से विंटर डेज में खाओ आप, मजा आ जाएगा आपको। फिर उत्तराखंड की चौलाई, रामदाना कहते हैं इसको, ये स्यूडो सीरियल होती है, चूहा भी कहते हैं इसको कुमाऊं वाले उत्तराखंड के लोग। ड्रॉट टॉलरेंट होती है, सैलिनिटी से टॉलरेंस होती है इसको, एल्किनिटी और एसिडिक सॉइल कंडीशन में भी ये जी जाती है ये वाली क्रॉप। प्रोटीन और फाइबर बहुत है इसके अंदर, तो देखो इन चीज़ों को मिला है। अब आपको हर चीज़ याद रखनी है, राम चौलाई, रामदाना में क्या है। और ये फिर तो अच्छा, उत्तराखंड के जो बच्चे पेपर देंगे उनको बिल्कुल पता होना चाहिए किस रीजन से अवेलेबल है। उत्तराखंड का बुरंश, यानी कि बुरंश क्या है, एक तरह का रेड फ्लावर है, जिसमें कि साइंटिफिक इसका जो नाम होता है वो रोडोडेंड्रॉन होता है। स्टेट फ्लावर है ये उत्तराखंड का, याद रखना। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के साथ साथ इसमें यूनिक तरीके की मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी होती है। इसमें एक शब्द चलता है एंथोकाइनाइंस, यानी क्लास ऑफ वाटर सॉल्युबल फेवनॉइड्स भी होते हैं इसमें। ह्यूमन हेल्थ तो इतने फायदे हैं, यानी कि इसके जूस का आप शरबत पी जाओ, फिर देखो क्या आपके मेडिसिनल वैल्यू की तरह वो काम करता है। और उसके बाद है उत्तराखंड का पहाड़ी तूर दाल। अरहर दाल को तूर दाल कहते हैं। अब इसमें क्या है, ऑर्गेनिक होती है तो सबसे ज़्यादा है, इसका टेस्ट को बहुत डिमांड है, मार्केट में बहुत लेते हैं। प्लेन एरिया में मिलती है अरहर आपके कलर में, और लगा लो आप किसी तूर को पिजन पी कहते हैं, और एक गुड सोर्स है, ह्यूमन ग्रोन हाई प्रोटीन फूड है ये।
शॉर्ट लिव पेरिनियल श्रब है, ये उत्तराखंड में ली जाती है। लेग्यूम क्रॉप है, याद रखना, उत्तराखंड की पहाड़ी जो तुर दाल है ये लेग्यूम क्रॉप है उत्तराखंड की। उसके बाद उत्तराखंड में ही एक होता है लिखाल, जिसको कहते हो आप वुड कार्विंग। इसका डायग्राम देख लो सारे। लिखाई का मतलब है क्राफ्ट पे आप कुछ लिख रहे हो, बिल्ड किया गया है। अच्छा, कहाँ लिखा गया है? कंस्ट्रक्शन मेथड से लीगल मटेरियल्स को यूज कुमाऊं में कर लिखा जाता है। इस कार्विंग में पता है क्या क्या होता है? फॉक्स होंगे, रिलीजियस और टेंट्रिक मोटिव्स लगाए जाते हैं। इस तरह से बिल्डिंग और टेम्पल आर्किटेक्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं रीजन दोनों में बहुत ज़्यादा सिंपल एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइन में ये बिकते हैं, मतलब लगाए जाते हैं बेसिकली वहाँ पर। अच्छा, नैनीताल की मोमबत्ती बहुत फेमस है। कभी भी आप नैनीताल विजिट करा हो आपने, तो वहाँ की मोमबत्ती ज़रूर आप घर पे लेकर आए हो। तो मोमबत्ती वहाँ पे क्या होता है, तो मल्टीपल कलर वैक्सेस से मिलती हैं वो, हैंड कार्व्ड होती हैं, ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं। कल्चरल लेगेसी, उनको लगा लो आप, मज़ा आ जाता है। कभी उसको बर्न आउट करके भी देखना, बड़ी खुशबूदार होती हैं वहाँ की कैंडल। तो जो यहाँ पे कैंडल बनाते हैं ना लोग, उनको चांदलार कहते हैं। यहाँ पे ना ब्रिटिशर्स की प्रेजेंस से ही टाइम से डेकोरेटिव कलर आर्ट बनाया जाने लगा था, कैंडल आर्ट, तो वहीं से हो रहा है काम। अच्छा, उसके बाद आप चलो पिछोड़ा, वहाँ पर कुमाऊँ का एक रंग वाली पिछोड़ा होता है। येलो फैब्रिक में होता है ये, इसमें स्वास्तिक का निशान लगा होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट जो चार आपके स्वास्तिक के बने होते हैं, शंख कूंज शेल ये सब इसमें डाला जाता है, ओम गॉडेस ये सब दिखाया जाता है। ट्रेडिशनल आउटफिट एक वुमेन जो होती है वो पहनती है कुमाऊं रीजन की, उत्तराखंड में वहां पर। ये बहुत मैरिड वुमेन होती है, उसके लिए बड़ा वाइटल रोल होता है, ऐसा तैयार किया जाता है वहाँ पर डिजाइन को। ठीक है, उसमें बुक्स, इंटरनेट, न्यूज़पेपर ऐसे कलेक्ट करके वेरियस सोर्सेस में लगाए जाते हैं। अच्छा, एक इसके अंदर होता है आपका नैनीताल की लीची, रामनगर की, वो भी। रामनगर की लीची को याद रखो, पेपर में आ जाएगा, पर्ल ऑफ इंडिया होती है रामनगर की लीची। कभी जाओ नैनीताल तो रामपुर नगर जाना, वहाँ पे लीची खा के आओ। उसको पर्ल ऑफ इंडिया कहते हैं। सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, लीची के बारे में पेपर में पूछ लेगा और आप देखते ही रह जाओगे कहाँ से आया क्वेश्चन। यहीं से चुराए होते हैं गाइस। बड़ा फोकस होकर पढ़ाई शुरू करो अपनी, अब तो वैसे भी शुरू हो गया नया साल, तो नई तरह से पढ़ाई शुरू करो अपनी। लीची एक सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, और यहाँ पर ये मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिलता है। डीप वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में मिलेगा। पीएच वैल्यू उसकी 5 से 7 रहनी चाहिए। ड्यूरिंग विंटर में फ्रॉस्ट हो जाता है, ड्राई हीट में, समर में ड्राई हीट में होता है। ये सारे फैक्टर्स की ज़रूरत होती है लीची को उगाने के लिए। ठीक है, पीएच वैल्यू कितनी रहनी चाहिए? 5 से 7। कैसी सॉइल होनी चाहिए? वेल ड्रेन्ड डीप लोमी सॉइल होनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखना, रामनगर की लीची। अच्छा, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है रामगढ़ के नैनीताल अड्डू, जिसको हम क्या कहते हैं? पीच। रामनगर का जो अड्डू है ये इम्पोर्टेंट स्टोन फ्रूट क्रॉप है, टेम्परेट जोन में मिलता है। हाई क्वालिटी पीचेस आपके हायर हिल्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं। रामगढ़ का जो पीच है वो टेम्परेट जोन क्लाइम प्लांट में मिलता है। कमर्शियल प्रोडक्शन है ये 30 डिग्री से 40 डिग्री के लैटिट्यूड पे मिलता है, याद रखना। इसका हार्वेस्टिंग टाइम आपको अप्रैल जुलाई में मिलेगा। ठीक है, रामगढ़ का अड्डू, अड्डू को से कहते हैं आड़ू, बेसिकली आड़ू कहते हैं इसको, पीच। ठीक है, स्टोन फ्रूट क्रॉप है ये। पूछ लेगा आपसे पेपर में, रामगढ़ के स्टोन फ्रूट क्रॉप कौन सा होता है। उसके बाद एक मास्क होता है जिसको हम कहते हैं चामोली का वुडन रामन मास्क। यानी कि इसमें क्या होता है, रिलीजियस फेस्टिवल में गढ़वाल रीजन में मनाया जाता है, रिचुअल थिएटर्स वगैरह में। और यहाँ पर एपिक्स ऑफ रामायणा की चित्रकांड किए जाते हैं। उसके बाद सीक्रेट वाला आर्टिस्ट उसको यूज़ किया जाता है। हर मास्क के कंप्लीट होने के बाद आर्टिशन फूड प्रेयर वगैरह मास्क को ऑफर करता है, ऐसा होता है यहाँ पर ये। फिर एक आपका आता है अल्मोड़ा की लखोरी मिर्ची। सबसे पहला ऐसा लखोड़ा, ऐसा विलेज है, गढ़वाल और कुमाऊं बॉर्डर के बीच में पड़ता है ये, उत्तराखंड के। लो सेचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम इसके अंदर होता है। हाई होती है ये मिर्ची विटामिन ए, सी, के, B6 के लिए, पोटेशियम के लिए, कॉपर के लिए, मैग्नीशियम, डाइटरी फाइबर, थायमिन के लिए। बहुत येलो कलर की होती है। ऑलोरिसिन कंटेंट इसमें होता है लखोरी मिर्ची में। और प्रोसेस फूड में एक्सपोर्ट पर्पस के लिए बड़ी इस्तेमाल की जाती है। पता था आपको? अल्मोड़ा जाना तो मिर्ची खा के आना। कौन सी वाली मिर्ची? लखोरी मिर्ची। किस कलर की होती है? येलो कलर की होती है। ठीक है, तो ये सब आपको मैंने GI टैग्स करा दिए हैं। प्लीज़ गाइस ध्यान से सुन लो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आते हैं इनमें से ही। कहीं से भी क्वेश्चन फंस के आ जाएगा आपके पास, तो आपको नहीं फंसना है उस ट्रैप में। इसलिए रिवाइज करो, ठीक है? जितना रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा समझोगे। अच्छा, नेक्स्ट शॉर्ट में हम चलते हैं, दुर्गावती देवी के बारे में पढ़ते हैं। कौन थी दुर्गावती देवी? देखो, इनका ईयर लाइन थी 1907 से 1999 तक। ठीक है,
रिसेंटली इनकी बर्थ एनिवर्सरी आई दुर्गावती देवी जी की। इनको दुर्गा भाभी और अग्नि ऑफ इंडिया के रूप में सेलिब्रेट इनका डे किया जाता है। कौन थी भाई? इन्होंने क्या किया है, ये शादी करती हैं आपकी भगवती चरण वोहरा जी, जो कि कौन है, इंडियन रिवोल्यूशनरी जो एसोसिएटेड HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के ये रिवोल्यूशनरी के पार्ट होते हैं। भगवती चरण जी ना ऑथर भी हैं। फेमस आर्टिकल के फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब टाइटल उन्होंने लिखा हुआ है। यूथ को परसुएड करते थे कि रिवोल्यूशनरी चीज़ों में काम करें। इनकी डेथ हो गई थी टेस्टिंग बॉम्ब एक्सप्लोड में अपने हाथ, इन हिज हैंड ओनली। फिर इनका काम क्या था, दुर्गावती देवी जी का क्या काम है? दुर्गा भाभी बहुत एक्टिव मेंबर थी नौजवान भारत सभा की, जो भगत सिंह जी ने फाउंड आउट की थी, फाउंडर थे 1926 के। याद रखना मेरी इस बात का। अब ऐसे ऐसे फ्रीडम्स के स्ट्रगल्स के बारे में बताया जा रहा है। इन्होंने ना असिस्टेंस दी थी भगत सिंह जी को, कहाँ से निकलने की, लाहौर से, आफ्टर द सॉन्डर्स किलिंग 1928। ये ओपनली अपोज करती थी सेंटेंस, जो भी अवार्ड किया था सुखदेव को, राजगुरु भगत सिंह, आपको अगर वो दिन याद हो। फिर एन एक्ट ऑफ रिवेंज दुर्गा भाभी ने डिसाइड किया कि वो लॉर्ड हैले यानी जो एक्स गवर्नर थे पंजाब को मार डाले। ऑल्सो स्टंच एनिमी ऑफ द रिवोल्यूशनरीज के, वो भी एनिमी थे। वाइल द गवर्नर मैनेज टू एवेड द अटैक, ही एट सस्टेन इंजरी वगैरह उनको कुछ हुई। सब्सिक्वेंटली इनका अरेस्ट हो गया था, इनको 3 साल की सजा हुई थी। इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने एक स्कूल खोला था, पुअर चिल्ड्रन इन लखनऊ। तो बहुत जबरदस्त इनका, देखो आपको नाम याद रखना है, दुर्गावती देवी जी का। ठीक है, HSRA में इनके जो पति थे भगवती चरण वोरा जी की वाइफ थी। उसके बाद इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है गाइस, दिमाग में रखो, हर एक चीज जो पढ़ रहे हो दिमाग में रखना बहुत जरूरी है उस चीज को। अच्छा, उसके बाद है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में। याद रखो, इस बार जो प्राइज मिला है ये ग्वालियर कोझिकोड को मिला है। अमंग 55 सिटीज इन्होंने ज्वाइन करा था 31 अक्टूबर, वर्ल्ड सिटीज़ डे जिस दिन होता है। न्यू सिटीज़ को एक्नॉलेज करा गया है उनके कल्चर, उनकी क्रिएटिविटीज़ के बेसिस पर। कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर का अवार्ड मिला है, जिसमें 700 लाइब्रेरी हैं, 70 पब्लिशर्स हैं, उनसे ज़्यादा बल्कि। एनुअल केरला फेस्टिवल में इनका कई नाम आया है, न्यूमेरस बुक फेस्टिवल्स में अंदर भी। अच्छा, ग्वालियर को प्राइज़ क्यों मिला है, तो याद रखना सिटी ऑफ म्यूज़िक बोलते हैं उसको। रिच म्यूजिकल हिस्ट्री रही है, क्योंकि आप जानते ही हो वो मियान तानसेन को अगर आप जानते हो, रामतनु पांडे जिनका नाम था, बेलती बावरा, ये सब बर्थ प्लेस है। घराना मतलब यहीं से शुरू हुआ है, हिंदुस्तानी म्यूजिकल घराना का बर्थ प्लेस ही ग्वालियर है। अदर सिटीज का यूसीसीएन किस किस को मिला है? मुंबई को फिल्म के लिए, चेन्नई को म्यूजिक के लिए, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए, खाने पीने के लिए, यानी कि वाराणसी अगेन म्यूजिक, जयपुर सिक्रेट क्राफ्ट्स एंड फॉक आर्ट, श्रीनगर क्राफ्ट्स एंड फॉक आर्ट, ध्यान रखना। अच्छा, ये जो आपका यूसीसीएन है, इसका फुल फॉर्म, और उसके साथ साथ अभी हमने पढ़ा ही क्रिएटिव सिटीज़ के बारे में, यूनाइटेड यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क यूसीसीएन है। इसको 2004 में क्रिएट करा गया था। इसका जो टैगलाइन थी वो यही था कि ग्लोबल रिकॉग्निशन देना है, टूरिज्म को बूस्ट देना है। तो 350 ऐसी सिटीज़ को निकाला गया और इन्हीं बेसिस पे निकाला जाता है। अच्छा, यूनेस्को का याद रखना, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, 1945 में आई थी। इसका मेन मकसद यही है, 194 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। मेन मकसद यही है, कल्चर, पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डायलॉग, कम्युनिकेशन, कल्चर, इन सबको बूस्ट करना इनका मतलब ये करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, पन्ना मलाई पेंटिंग्स। कहाँ की हैं ये? तमिलनाडु। 1300 से ज़्यादा पुरानी साल की है। तालागेश्वरा टेम्पल है, गिरीश्वरा टेम्पल, वहीं से ये फेड हो गई थी, तो निकाली गई। फेड हुई तो निकाली गई, तो पता चला जो पेंटिंग्स हैं, इसमें लॉर्ड शिवा की तस्वीर है, 8 हैंड ग्रैंड डांसिंग करते हुए नजर आ रहा है। लता तंगलिंगिना जिसको कहते हैं, लता थिलिंग लगा भानी, गॉडेस पार्वती बीइंग वॉच्ड बाय दैट। तो म्यूरल पेंटिंग्स क्रिएट की गई स्टोन वॉल से, है ना, पेस्ट मेड ऑफ लाइमस्टोन सैंड से बनी हुई है। और पेंटिंग अजंता और चितन चितन वसाल की बनी है, पल्लवा किंग नरसिम्हा के बनी है, उनके पॉपुलर टेम्पल्स की बनी है। नरसिम्हा यहाँ पे सारा कुछ दिखा है, मतलब पेंटिंग्स में क्या क्या है ये सब है। नेक्स्ट डांस आता है आपका कोलकली डांस। रिसेंटली देखो, कोलकली डांस को फॉर्म फॉर्म किया गया त्रिशूर में, केरला के अंदर, सेंट थॉमस के अराइवल पर। तो कोलकली डांस जो होता है, याद रखो, एक फोक आर्ट फॉर्म है, नॉर्थ मालाबार रीजन पे होता है। इसको कोलट्टम और कोलेमू कहते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ड्रॉज एलिमेंट फ्रॉम कलेरीपट्टू, मार्शल आर्ट है केरला और तमिलनाडु का। हर परफॉर्मेंस को स्टिक दी जाती है और उसको सर्कल में घुमाता है और स्ट्राइक करता है, मूव्स इन अ सर्कल, और स्ट्राइक स्टिक को हटा, इसको स्ट्राइक करना होता है। उसके बाद म्यूजिक ग्रेजुअली इससे राइज होने लग जाता है, उसके बाद वो पेस पकड़ते पकड़ते एक्सपेंड हो जाएगा और डांस पे जाएगा, प्रोग्रेस में चलता रहता है।
अच्छा, ये कब किया जाता है कोलकली डांस? हार्वेस्टिंग के टाइम पे, जब पैडी की हार्वेस्टिंग होती है, चावलों की जब हार्वेस्टिंग की जाती है तब किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है वज्र मुश्ती का लगा, फॉर्म ऑफ रेसलिंग है। अब देखो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा वज्र मुश्ती क्या है। जरा सी गलती हुई आपके ऑप्शन में तो बस काम चला गया। रेसलिंग का प्रकार है ये, इसमें डिफरेंट कन्वेंशनल ग्रैपलिंग के साथ ये किया जाता है। और इसमें रेसलर्स को क्या बोला जाता है? वज्र मुश्ती, नक्कल रस्टर्स, डायमंड, ऐसा ही सब कुछ यूज कर रहे होते हैं। 9th डे ऑफ नवरात्रि में करते हैं मैसूरू में, वहाँ के पैलेस, मैसूरू पैलेस में। मोनालिसा जो है ना, मैनुअल वारफेयर, वहाँ पर चालुक्य डायनेस्टी में किंग सोमेश्वर थर्ड होते थे, उनको वहाँ पर सबसे पहले मेंशन किया गया था। फर्नैंडो लुलिस थे पोर्टुगीज ट्रेवलर, उन्होंने इस तरह की रेसलिंग देखी थी विजयनगर के एम्पायर में, वज्र मुश्ती का लगा। ठीक है। फिर आता है सी बकथॉर्न के बारे में, फ्रॉम लद्दाख है, जीआई टैग मिला है। अब देखो यार गाइस, ये छोटी छोटी चीजें हैं, सी देख के आप सोच सकते हो कि लद्दाख को भी मिला होगा। बहुत बच्चे खाते हैं इसमें गलतियां। सी बकथॉर्न याद रखो, लद्दाख को इसका जीआई टैग दिया गया है। 4th जीआई टैग है ये लद्दाख का। पहले कौन से थे? एप्रिकॉट, जिसको राखते राखते कॉर्पो कहते हैं, पश्मीना, लद्दाखी वुड कार्विंग के बाद अब जाके सी बकथॉर्न को लद्दाख में जीआई टैग दिया गया है। ये प्लांट है, थ्रू आउट यूरोप एंड एशिया में मिलता है। इंडिया में ये हिमालयन रीजन पर है, लद्दाख एंड स्पीति रीजन में मिलता है, जीआई टैग इसको मिला हुआ है। इरादा तो आप समझ ही लो, ये लास्ट ना आर्टिकल्स में जो चेंजेस थे, जनगण मन वो वाला, नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय, उसको थोड़ा ठीक करके यहाँ पर दिया गया है। तो guys, this is all about the cultural portion, ठीक है। so we have done this magazine and we'll start the new magazine जब आपकी दिसंबर की आएगी तो हम करेंगे। अभी हम कुछ नया सोच रहे हैं, तो आपको आने वाले डेज में, आने वाले डेज का मतलब है कल ही, आपको कुछ अच्छे सरप्राइजेस मिल सकते हैं। तो कीप वॉचिंग पीएम पाठशाला। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस फ्रॉम द लास्ट 1 year। अभी और भी सुनते जाओ, अच्छे से करेंगे, हम बहुत अच्छा निकालेंगे एग्जाम्स भी। And thank you again. Thank you so much. Have a nice day to all and Happy New Year once again.